So firstly, I welcome all you in the webinar. Uh, so my name is Lakshay Papneja. For the newcomers, I'm telling it again. My name is Lakshay Papneja and I'm from Yamnanagar, Haryana. And I've been a sincere learner and trader of stock market from last 1.5 years. I would love to hear any query and questions in between the webinar in the chat box. So giving no time, we would like to start. Hello, Abraham. Okay, let's start. Let me present my screen. Is my screen visible and I'm audible? Can you please tell in the chat box? Yes, Ibrahim. Okay, thank you, Ibrahim. So basically, I welcome you all. So आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की स्टॉक मार्केट क्या है और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस। आपने बहुत सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी पार्ट्स होते हैं जैसे ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस और बेसिक्स, और जो हमारी खुद की बैक टेस्टेड स्ट्रेटजीज ऑफ ईएमए वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, और एंडली फंडामेंटल एनालिसिस। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो बेसिकली जब भी किसी कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना होता है तो वो एक बैंक से लोन लेने की बजाय अपने इक्विटी शेयर्स को पब्लिकली सब्सक्राइब करना चाहती है। तो उससे क्या होता है कि उसको एक रिस्क फ्री कैपिटल भी मिल जाता है, क्योंकि उसको जरूरी नहीं है कि उस पर डिविडेंड दे। तो एक कंपनी जब अपना पहले तो सबसे पहले कंपनी को पब्लिक होना चाहिए, तो तभी कंपनी एक आईपीओ के थ्रू अपना शेयर्स लिस्ट करवा सकती है। ठीक है, तो शेयर मार्केट को इक्विटी मार्केट भी कहते हैं, बेसिक नॉलेज ये है। तो स्टॉक मार्केट को हम दो सेक्शन में स्प्लिट करेंगे, एक तो प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। अभी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? प्राइमरी मार्केट वो होती है जब एक कंपनी लिस्ट होने से पहले वहां पे लिस्ट होती है प्राइमरी मार्केट में इन आईपीओ के थ्रू। अभी आईपीओ क्या है? आईपीओ है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। किसी भी कंपनी को अगर सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है तो उसे प्राइमरी मार्केट में आईपीओ के थ्रू लिस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कोई भी प्राइमरी मार्केट में कोई मार्केट में हलचल होती है या सेकेंडरी मार्केट में कोई भी हलचल होती है, तो उसके लिए सारी बेसिकली जो रेगुलेशन होती है वो करती है सेबी। जो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो भी प्राइमरी मार्केट में किसी भी कंपनी ने मान लो कि लिस्ट होना है स्टॉक मार्केट में और पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना है, तो वो सेबी से कंसल्ट करती है। और वैसे ही अगर कोई सेकेंडरी मार्केट में कोई इलीगल ट्रांजैक्शंस होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, तो वो उसकी भी चार्ज सारा सेबी ही लेता है। तो सेबी मतलब एक तरह से गवर्न करता है पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर, मतलब सेबी के अंदर ही सब कुछ होता है। तो अब आप कभी कभार सुनते होंगे कि बीएससी और एनएससी क्या है। अब बीएससी होता है, बीएससी की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो एनएससी है जो इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। टोटल ऑलमोस्ट बीएससी और एनएससी के अलावा 23 स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज और काफी बहुत। लेकिन एनएससी और बीएससी पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम होती है, तो इन पे ज्यादा ट्रेड होता है। और बीएससी है सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मतलब सबसे पहले 1875 में बीएससी ही एस्टैब्लिश हुई थी, और एनएससी एस्टैब्लिश हुई थी 1992 में। तो बीएससी और एनएससी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये है कि आप किसी मार्केट में जाते हैं कोई वेजिटेबल्स खरीदने, अगर वो छोटी मार्केट है वहां पे क्वांटिटी भी कम होगी और वॉल्यूम भी कम होगी, तो वो बीएससी है। और वही अगर आप किसी मंडी में जाते हैं वहां पे क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, वैरायटी भी ज्यादा होगी और वॉल्यूम भी ज्यादा होगी, तो वो एक एनएससी है। इनको सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं। यहां तक समझ आया? अगर इसमें भी कभी कोई डाउट है तो मैं चैट बॉक्स एक बार चेक कर लेता हूं। चैट बॉक्स में विच शेयर इज बेस्ट फॉर मी, आई वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। प्रीति, बेसिकली हम यहाँ पे आपको आत्मनिर्भर बनाने आए हैं कि आपको हम बता सके कि आप खुद अपने लिए शेयर मतलब टेस्ट करें। हम वैसे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देना चाहेंगे, लेकिन आपको एट द एंड मैं आपको पर्सनली एक तरह से बोनस या रिकमेंडेशन तो नहीं, तो बोनस जरूर बताऊंगा
कि एक स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो जिसमें मेरे पास पहले से ही नीचे लोअर लेवल्स पे। तो हम आपको बेसिकली आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि रिकमेंडेशंस तो हर कोई देता है प्रीति जी, तो इसीलिए। तो मैं समझता हूँ कि कोई चैट बॉक्स में क्वेश्चन नहीं है, तो अभी तक यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। तो बीएससी एनएससी, अब आप देखते हैं कि व्हाट इज निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। निफ्टी 50 और सेंसेक्स में काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है। निफ्टी 50 एक इंडियन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है जो इंडिया के टॉप 50 लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज की एवरेज होता है। जैसे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है नंबर ऑफ शेयर्स जिसने कंपनी ने लिस्ट होने के लिए दिए हुआ है इनटू करंट मार्केट प्राइस। जैसे रिलायंस है, रिलायंस का अभी करंट मार्केट प्राइस मान लो 2000 पे, ठीक है, और वही रिलायंस ने अपने स्टॉक्स लिस्ट होने के लिए 100 दिए, तो वो कितने हो गए? 2000 इंटू 2 लाख रुपीज, मतलब इसकी रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख रुपए, ठीक है। एक मिनट, ये अश्विनी सिंह भी आ गए हैं, हाँ। सो इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले क्या, वॉल्यूम ऑफ स्टॉक्स इनटू करंट मार्केट प्राइस हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी। अभी निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है? निफ्टी 50 लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज का एवरेज है, जो हमें बताता है कि एक तरह से कोई मेरे से पूछता है कि आज मार्केट अप है या डाउन है, तो मैं सिंपली निफ्टी 50 को देख के एक मार्केट का ओवरव्यू बता देता हूं कि मार्केट आज अप है। और वैसे ही सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स वो 30 स्टॉक्स है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, जो बीएससी में थी, अब फिर जैसी एनएससी बनी तो निफ्टी 50 की जैसे। अगर किसी ने बीएससी के थ्रू देखना हो तो वो सेंसेक्स देखता है, और एनएससी के थ्रू देखना हो तो निफ्टी 50 होता है। इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता क्योंकि जो 30 कंपनीज है वो 50 में भी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें इक्विटी मार्केट्स की टाइमिंग्स क्या होती है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। बेसिकली जो ट्रेडिंग टाइमिंग्स होती है जिसमें आप बाय और सेल कर सकते हैं, वो होती है 9:15 to 3:30 PM। लेकिन उससे पहले ही अगर एक प्री ओपन मार्केट सेशन होता है 9 to 9:15 का, उसमें जैसे आपने कोई पहले ऐसा आपके पास कोई होल्डिंग है, एक मिनट, किसी और की भी आई है रिक्वेस्ट, संचित जैन, ओके। तो प्री ओपन में जैसे कोई आपके पास पहले से कोई क्वांटिटी है, उसमें अगर आपने कोई ऑर्डर लगाते तो प्री ओपन उसके लिए हो जाएगा, और 9:15 to 3:30 PM में आप कंटिन्यूअसली बाय और सेल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और सबसे मेन जो आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे, टूल्स ऑफ द ट्रेड, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे आप कोई स्टॉक लेते हैं तो वो किस बेसिस पे लेते हैं, वो इससे हम स्टडी करेंगे। जैसे टूल्स ऑफ द ट्रेड, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली वो होता है कि जैसे एक शेयर मान लो 80 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, और वो जैसे 85 पे जाता है तो दोबारा 80 पे आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका 85 पे एक रिजिस्ट हो रहा है। वो रिजिस्ट मतलब कि जैसे एक स्टॉक पिछले लेवल्स पे कैसे रिएक्ट कर रहा है और वैसे भी आगे रिएक्ट करेगा, तो एक तरह से वो टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस एक तरह से लॉन्ग टर्म व्यू देता है, जैसे कि उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके प्रॉफिट एंड P&L स्टेटमेंट होगी, कैश फ्लो हो गया, डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कि कंपनी में कितना डेट है, ठीक है। तो इसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस आज के हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे बेसिकली। तो अब टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे हम आज से। तो टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जो मेन चीज काम करती है हमारी। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस मतलब कि उसको रेजिस्ट करना, कि मतलब जैसे आप देख सकते हैं ये एक स्टॉक प्राइस है, मेरे कर्सर को देख सकते हैं तो आप, ये स्टॉक प्राइस यहां तक जाता है, लेकिन आप फिर से इस एरिया पे रेजिस्ट होता है और दोबारा नीचे बियरिश उसमें आता है, बियरिश कैंडल्स बनती है इसमें, ठीक है। और इसे कहते हैं कैंडल स्टिक्स। ये कैंडल स्टिक्स वेरी करती है कि किस टाइमिंग्स पे लेते हो। जैसे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे एक कैंडल स्टिक एक दिन का वो मोमेंटम बताती है किसी स्टॉक का, 15 मिनट का कैंडल की भी होती है, जो जैसे ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का वो है चार्ट, तो आप देख सकते हैं इस एरिया पे यहाँ पे रेजिस्ट हुआ, फिर यहाँ पे बेयरिश कैंडल्स बनी, फिर यहाँ पे रेजिस्ट हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेलर्स यहाँ पे बायर्स के ऊपर हावी हो रहे हैं। ये एक तरह से रेजिस्टेंस की वो तरह काम कर दिया। और वैसे ही आप देख सकते हैं कि जैसी बेयरिश कैंडल्स बनती है, लेकिन इस सपोर्ट लाइन को तोड़ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स सेलर्स के ऊपर हावी हो रहे हैं।
तो एक तरह से एक स्टॉक बिल्कुल कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताते हैं। लेकिन इसमें भी अगर मेरे को पहली बार में तो मेरे को भी समझ नहीं आया था, तो इसको मैं आपको लाइव करने से ज्यादा बढ़िया बनता है। बेसिकली रेजिस्टेंस मीन दैट इज ह्यूज सेलर, या हाँ अब्राहिम, यस, कि रेजिस्टेंस मतलब वहां पे सेलर्स ज्यादा है और बायर्स कम है, ठीक है। तो इसको मैं अब टेक्निकल एनालिसिस को ज्यादा अच्छे तरीके से समझाना चाहूंगा, जो हमारी बैक टेस्टेड खुद स्ट्रेटेजीज है वो आपको मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। अब इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस के लिए काफी ज्यादा साइट्स होती हैं, जैसे ट्रेडिंग व्यू हो गया, investing.com हो गया, लेकिन मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू प्रेफर करता हूँ क्योंकि फ्री साइट भी है और काफी मतलब अच्छे है। डिस्कस हाँ, तक किसी को अगर कोई डाउट है तो चैट बॉक्स ओपन है, अभी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये 15 मिनट कैंडल का चार्ट है। 15 मिनट कैंडल का मतलब कि ये जो कैंडल है ये 15 मिनट्स का जो मोमेंटम है निफ्टी का वो बताया। और ये ग्रीन और रेड का मतलब क्या है? ग्रीन कैंडल की मतलब जैसी निफ्टी ने वो उस कैंडल की 15 मिनट के कैंडल में ग्रीन ग्रीन मतलब कि वो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और रेड मतलब कि नेगेटिव क्लोजिंग दी है, ठीक है। ये कैंडल स्टिक मतलब वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। अगर आप बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर हैं या मतलब जो रोज बाय और सेल करते हैं, जैसे सुबह लिए और उसी दिन के एंड में आपने बेचने हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, तो उसके लिए आपको 5 मिनट्स, लोग कुछ मेरे कलीग्स जो साथ के हैं वो एक एक मिनट के कैंडल भी चेक करते हैं, लेकिन 15 मिनट्स और 30 मिनट्स ठीक रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और कुछ पोजिशनल ट्रेडर्स मतलब जो 3 to 4 डेज में अपना ट्रेड मतलब बिल्कुल कंप्लीट करते हैं, वो 1 आवर 2 आवर के कैंडल्स को भी देखते हैं। बेसिकली अगर आपको लॉन्ग व्यू देखना है, जो मीडियम टर्म के लिए व्यू देखना है, तो 1 डे का कैंडल बिल्कुल सही रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है निफ्टी का 26 मार्च का कैंडल। जैसे ही निफ्टी खुली, निफ्टी ने यहाँ पे ओपन किया, निफ्टी ने अपना हाई बनाया यहाँ पे 14,570, एक मिनट, हाँ 14,574 का हाई बनाया इन्होंने निफ्टी ने, और 14,415 का लो बनाया। लेकिन फिर अब दोबारा निफ्टी जहां ओपन हुई थी वहीं क्लोज हुई, तो इसे डोजी कैंडल भी कहते हैं। लेकिन वो तो चलो बात की बात है। कोई फ्रेंड्स कैन दिस टेक्निकल types of candle friend and can all this technical energy works in crypto market also basically अब्राहिम क्रिप्टो का तो कोई स्कोप नहीं लगता मुझे। क्रिप्टो में तो टेक्निकल एनालिसिस का कोई वर्क ही नहीं बनता क्योंकि स्टेबल नहीं है ना वो। मोहित ने नो आई डोंट थिंक सो, प्लीज आल्सो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कैंडल्स। क्या अब्राहिम, कैंडल्स को कोई कैंडल्स आप बार्स में कर सकते हो, कोई कोई ज्यादा क्या कहते हैं डिफरेंस नहीं होता। कैंडल जैसे आपको अपना अच्छा लगे, लेकिन मेरे को पर्सनली कैंडल्स ही अच्छी लगती हैं। जैसे आप होलो कैंडल्स कर दोगे तो अपनी अपनी थिंकिंग होती है, लेकिन कैंडल्स मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको लाइन अच्छी लगती है तो लाइन कर सकते हो, कोई ऐसी डिफरेंस वाली बात नहीं होती। लेकिन कैंडल्स में ये फायदा होता है कि इससे पता चल जाता है कि निफ्टी का हाई कहाँ गया, लो कहाँ गया, ओपन कहाँ हुई थी। लेकिन ऐसे आप लाइन पे देखते हो, सॉरी लाइन कैंडल करोगे तो इसमें नहीं पता चलता कि क्या निफ्टी ने हाई किया क्या लो किया, बस, ठीक है ना। तो अपनी अपनी थिंकिंग होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप जैसे आपको सही लगे वैसे कर सकते हैं आप। और कोई क्वेश्चन हो तो मैं चैट बॉक्स पे हूं अभी। नहीं, चलो ठीक है फिर, ठीक है। तो अब इसमें कैंडल समझ आ गया। अब इसमें कुछ बैक टेस्टेड हमारी स्ट्रेटेजीज होती हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एक स्टॉक प्राइस कैसे प्रिडिक्ट करेगा। स्टॉक को हम प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे ये है एक आईटीसी का स्टॉक, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये 222.20 इस लेवल पे आईटीसी रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। रेजिस्ट मतलब
रिजिस्ट मतलब कि आईटीसी पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन सेलर्स हावी हो जाते हैं तो दोबारा नीचे आ जाता है। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे भी आईटीसी के साथ क्या हुआ, सेलर्स हावी हुए लेकिन दोबारा नीचे आ गया। फिर दोबारा यहाँ पे सेलर, यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, जैसे यहाँ पे भी am I audible now? हेलो, am I audible? Yes, Ibrahim, thank you. Sorry, वो वाईफाई का कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वाईफाई कनेक्शन की वजह से हो गया था ये। तो करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। अब इसमें काफी एक अच्छा इंडिकेटर होता है ईएमए। ईएमए ईएमए का मतलब मैं बताता हूं। इसमें ईएमए मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं, इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज। ईएमए जैसे ही मैंने ईएमए पे क्लिक किया, ये कैंडल्स के पार एक लाइन आ गई। ठीक है, जैसे मैंने ईएमए पे क्लिक किया, ये कैंडल्स के पार लाइन आ गई। तो ये ईएमए होती क्या चीज है? ईएमए बेसिकली फुल फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मतलब, मूविंग एवरेज मतलब जैसे ई है, ईएमए इक्वल टू 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या मोहित? अच्छा, सॉरी, प्रेजेंट स्क्रीन अब होगी। ठीक है, तो जैसे दोबारा बताना पड़ेगा मुझे। जैसे मैं एक इंडिकेटर पे क्लिक करता हूं, ईएमए, ईएमए जैसे मैंने ईएमए पे क्लिक किया कि ये एक लाइन सी आ गई ये कैंडल्स के ऊपर। तो ये लाइंस, इस लाइन का क्या मतलब है? जैसे ये है ईएमए 9, इसका मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक ही 9 लास्ट की 9 कैंडल्स की एवरेज है ईएमए। ईएमए को एक तरह से हम मूविंग एवरेज, मतलब एवरेज भी कह सकते हैं। जैसे जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ता रहेगा तो इसकी एवरेज बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली ईएमए इक्वल टू 9 मतलब 9 कैंडल्स की मूविंग एवरेज। ठीक है, अब इसे ही मैं अगर ईएमए, ये ईएमए के डेज को हम जितना मर्जी कर सकते हैं, कैंडल्स को। ये एक एक कैंडल मतलब एक दिन, क्योंकि मैंने टाइम 1 डे सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये लेंथ है 9, तो इसको मैं अगर कर दूं, मैं इसको करके कर दूं 50। ये क्या हुआ एकदम से कि जो कैंडल्स के साथ जो पास वो ईएमए वाली लाइन थी, वो कैंडल से दूर होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि अब ये 50 कैंडल्स की एवरेज है। तो 50 कैंडल्स की एवरेज है तो वो तो काफी ज्यादा दूर होगी कैंडल्स की। ठीक है, तो अगर मैं इसी को ही अब 200 कैंडल 200 ईएमए कर दूं, ये तो और दूर होगी कैंडल से। तो इससे हमने क्या सीखा कि एक तरह से ईएमए को जितने जितने ज्यादा डेज के हम एवरेज करेंगे, वो कैंडल से उतना दूर होती जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए हम एक आपका टेस्ट लेते हैं कि जैसे ये मैंने लेंथ करी 200, मैं एक और ईएमए ऐड कर देता हूँ। ये ईएमए जितने मर्जी डेज की होती है, इसकी कोई पर्टिकुलर कोई नहीं होती, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपकी स्ट्रेटेजीज वगैरह होती है। इसको मैं कर दूं 20, चेंज कर देते हैं ब्लैक। अब इसमें हम देख के पहले बिना देखे बता सकते हैं। जैसे मैं इसमें इसमें आप बिना देखे बता सकते हैं कि छोटी ईएमए वाली लाइन कौन सी है और बड़ी ईएमए वाली लाइन कौन सी है। ठीक है, जो छोटी ईएमए वाली लाइन है वो कैंडल्स के बिल्कुल साथ चिपक रही है। ठीक है, और जो बड़ी ईएमए वाली लाइन है वो कैंडल से हमेशा दूर हो रही है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो छोटे दिनों की एवरेज है वो कैंडल्स के बिल्कुल साथ रहती है, क्योंकि कैंडल्स की एवरेज जैसे जैसे मूव करती है तो उसके कैंडल्स के साथ भी वो लाइन साथ साथ रहेंगी। ठीक है, अब इसकी भी कोई लोग मेरे से पूछते हैं कि ईएमए और एसएमए में क्या फर्क है। कोई बात नहीं, इसमें मैं इसको हटाता हूं और अब मैं जाता हूं एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेजेस।
सिंपल सिंपल एसएमए में प्रॉब्लम आ रही है कुछ। हाँ, स्मूथ मूवी एवरेज शायद। हाँ, मैं इसको भी एसएमए को भी 9 कर देता हूँ, ईएमए को सॉरी, ईएमए को भी 9 कर दी और एसएमए को भी 9 कर दी। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई ज्यादा फर्क है, ईएमए 9 और एसएमए 9। इसमें वैसे बेसिकली ईएमए और एसएमए में काइंडली में है कि मैं जो स्टॉक परचेज किया है वो ई मार्जिन में है, अभी लॉस में, क्या करूं, क्या लॉस लेकर शेयर कर दूं, क्या हमें स्टॉक ई मार्जिन में लेना चाहिए या कैश में। सुनील जी परचेज किया है वो ई मार्जिन में, अभी लॉस में, क्या करूं, क्या लॉस लेकर शेयर कर दूं। सर वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ना लॉस बियर कर सकते हैं, क्या हमें स्टॉक ई मार्जिन मिलना चाहिए। सर मैं तो प्रेफर करूंगा कि मार्जिन तो बिल्कुल ना लें स्टॉक्स को परचेज करते हुए, जितना हो सके कैश में ही ले। तो आपके अभी तो आपको लगेगा कि अच्छा है, लेकिन किसी दिन मार्केट बैकफायर करिए तो आपको सारा जितना मार्जिन लिया अपने अपने खुद घर से देने पड़ते हैं पैसे, ऐसी नौबत आ जाती है, मैंने इतने लोगों को देखा है। तो मैं तो प्रेफर यही करता हूँ कि आप मार्जिन ना ले उतना ही अच्छा, जितना कम से कम मार्जिन ले या ना मार्जिन ले तो उससे बेस्ट तो कोई ऊपर बात ही नहीं है। तो वो लॉस में आपने काट सेल करना है सर, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। अभी लॉस दिखा रहा है अप्रोक्स 1 लाख सर। मैं तो सर मैं स्टॉक वैसे स्टार्टिंग में कहा था, मैंने स्टॉक रिकमेंडेशन के लिए मैं बिल्कुल नहीं सर कर रहा है सेमिनार, मैं सर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर रहा हूँ। तो सर अगर आप इस सेमिनार के बाद आपको कुछ लगता है तो आप तब जस्टिफाई करिएगा अपने पोर्टफोलियो खुद को सर। ठीक है सर, ओके ठीक है, थैंक यू सर। अब जैसे देखते हैं ईएमए और एसएमए में क्या फर्क है। ईएमए को ईएमए है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एसएमए है सिंपल मूविंग एवरेज। ईएमए जो होती है वो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मतलब कि जो लास्ट की 9 कैंडल्स है, 1 2 3 4 5, मतलब लास्ट के 9 डेज को ज्यादा वेटेज देती है। और एसएमए में जो सारी कैंडल्स हैं उनको बराबर वेटेज देती है। तो वैसे बेसिकली पूछा जाए कि ईएमए आपके हिसाब से, ईएमए या एसएमए से कौन सी ज्यादा अच्छी है। चैट बॉक्स में मैं आंसर देखना चाहूंगा, ईएमए या एसएमए से आपके हिसाब से कौन सी ज्यादा अच्छी रहेगी। ईएमए एसएमए, ईएमए गौरव सोनी, ओके। ईएमए या एसएमए से कौन सी रहेगी, दोनों। इब्राहिम शर्मा, ओके। सर कैन वी रिकॉर्ड दिस क्लास, जरूर कर ले सर आप, कोई बात नहीं। आई एम अ प्रो इन टेलीग्राम, ओके। कैन वी रिकॉर्ड दिस क्लास। सो बेसिकली मैं पर्सनली ईएमए यूज करता हूँ, क्योंकि ईएमए आप एसएमए भी यूज करते हो तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बराबर या कोई माइन्यूट सा गैप ही होता है इनमें। ईएमए इसलिए यूज करनी चाहिए क्योंकि जैसे मार्केट चल रही है, जैसे लास्ट के 9 डेज को ज्यादा प्रेफरेंस करने से इससे पता चलता है कि मार्केट जैसे चल रही है वैसे ही आगे चलेगी, ठीक है ना। तो लेकिन अगर एसएमए करते हो तो बिल्कुल इक्वल वेटेज करते हो, तो उसका मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली वैसे दोनों इक्वल है, लेकिन मैं ईएमए को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो इसमें हमारी काफी ज्यादा स्ट्रेटेजीज होती हैं, मैं आपको बताता हूं। इसमें आप जितने नंबर ऑफ डेज ईएमए बढ़ाते रहेंगे उतना आपको लॉन्ग टर्म व्यू मिलता रहेगा। जैसे अगर आप ईएमए 9 काफी वो होते हैं इनके, जैसे ईएमए 9 17 15 का कॉम्बो होता है, इन तीनों अगर ये लाइन कट्स करती हैं तो आपको शॉर्ट टर्म व्यू मिल जाता है। अगर आप ईएमए 50 और 200 का लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म व्यू मिल जाता है। तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइप का व्यू लेते हो। तो मैं बेसिकली 50 या 200 ईएमए को प्रेफर करता हूँ, या शॉर्ट टर्म व्यू के लिए 9 17 या 55 का व्यू। व्हाट इज हैमर इन स्टॉक मार्केट। बेसिकली गौरव वो काफी बड़ा कंसेप्ट है, और मैंने इसमें काफी पहले से ही बताया था कि इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल बिगनर से कर रहे हैं। तो
इसलिए जो दूसरे लोग हैं वो भी बिगिनिंग से ही आए, तो इसके मैं आपको हमारे पेड सेमिनार्स में सब कुछ ऐसा सिखाते हैं, हैमर, डोजी, तो काफी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी इसमें होती है एक स्ट्रेटेजी 50 और 200 ईएमए में। तो जैसे कि आईटीसी का स्टॉक है, इसको हम मान लो ऐसे कट करते हैं, दो इंडिकेटर्स लेता हूं मैं, ईएमए और एसएमए, ठीक है। ईएमए मैं लेता हूं 50 डे, जैसे कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये हमारी बैक टेस्टेड पूरी प्योर स्ट्रेटजीज है जो हमने बैक टेस्ट की हुई है और अभी भी लोग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसको करता हूँ 50 डेज को, स्टाइल को मैं थोड़ा ब्रॉडर कर देता हूँ कि अच्छे से दिखे, और इसको ब्लैक, ठीक है। तो इसमें मैं आपको इसको सॉरी 200 कर देता हूं मैं, ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब जैसे ये 1 डे का चार्ट है, ठीक है। 1 डे का चार्ट मतलब लॉन्ग टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म इन द सेंस मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको कोई स्टॉक होल्ड करना है तो 1 डे बिल्कुल बेस्ट रहता है। 1 डे या 4 आवर्स का चार्ट वो भी बेस्ट रहता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। तो जैसे अब इसको हमने वेरी वेरी, ये तो काफी लॉन्ग टर्म व्यू हो गया, लेकिन हमने शॉर्ट टर्म व्यू करना है तो इसको हम कर देते हैं 15 मिनट्स, ठीक है। अब जैसे हम बिना देखे इसको बता सकते हैं कि ब्लू वाली है बिल्कुल 50 EMA वाली, और EMA 200 है ब्लैक वाली, क्योंकि जो ब्लू EMA वाली लाइन है वो कैंडल्स के बिल्कुल साथ साथ लग रही है, ठीक है। और ब्लैक ब्लैक लाइन EMA वाली लाइन वो कैंडल से काफी दूर है, तो वो बड़ी EMA वाली लाइन है, ठीक है। तो अब इसमें मैं दिखाता हूं, जैसे जब भी एक ये पेन पेपर में नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी छोटी EMA वाली लाइन अगर बड़ी EMA को वाली लाइन को क्रॉस करेगी तो उससे ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जब भी छोटी EMA वाली लाइन बड़ी EMA वाली लाइन को कट करेगी तो वो पॉजिटिव होगा, बुलिश सिग्नल होगा या बेरिश सिग्नल होगा, आप चैट बॉक्स में बताइए। हमेशा 200 EMA के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, बताता हूं इब्राहिम, आपको भी मैंने, आपको बताता हूं मैं भी डिटेल्ड। बुलिश, और कोई? बुलिश मोहित, ओके मोहित, और कुछ, और कोई? बिल्कुल सही बताया इन्होंने, इब्राहिम और मोहित ने, बुलिश सिग्नल। जैसे मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल देता हूं, ये ब्लू वाली है हमारी 50 EMA वाली लाइन, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है, 16 मार्च को यहाँ पे 50 EMA वाली लाइन ने 200 EMA वाली लाइन को क्रॉस किया। तो जब भी छोटी EMA वाली लाइन बड़ी EMA को क्रॉस करेगी तो दैट इज अ बुलिश सिग्नल। आप ये कहीं लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये काफी सेमिनार्स वगैरह में या वेबिनार्स वगैरह में बताई जाती है कि जब भी छोटी EMA वाली चीज बड़ी EMA लाइन को क्रॉस करेगी तो दैट इज अ बुलिश सिग्नल, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक वो होनी चाहिए कि आपका टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का होना चाहिए, इसमें टाइम फ्रेम काफी मैटर करता है। अगर टाइम फ्रेम बढ़ा लोगे तो आप ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म भी हो जाता है, ठीक है ना। तो आप अब वैसे ही इसका उल्टा, अगर छोटी EMA वाली लाइन बड़ी EMA को ऊपर से कट करेगी, जैसे आप यहां देख सकते हैं, यहां पे इस 50 EMA वाली लाइन ने 200 EMA को नीचे से कट किया, ठीक है। और वैसे ही अगर छोटी EMA वाली लाइन बड़ी EMA को कट करेगी तो वो है एक बियरिश सिग्नल। कैसे? जैसे यहां पे 11 Feb 21 को 945 पे आईटीसी का स्टॉक था 225, ठीक है। उसके बाद जैसे इसने सिग्नल दिया, अगर किसी ने वहां पे शॉर्ट मतलब किसी पहले शेयर को बेच दिया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, वो तो एक बात की बात है, तो वहां पे बिल्कुल उसका 225 से यहाँ पे इसने यहाँ पे लो करा 201 के अराउंड,
तो ऑलमोस्ट 10-12% आपका अगर आपने यहाँ पे अपनी शॉर्ट की होती तो शॉर्ट भी क्या, एक महीने के अंदर आपका 12% बच गया। और वहीं पे अगर आप यहाँ पे बुलिश सिग्नल पे 17 मार्च के अराउंड 16 मार्च के अराउंड 207 पे यहाँ पे इसने कट किया, तो यहाँ पे अगर आप बाय कर लेते तो 200 के यहाँ पे आईटीसी ने हाई किया 228 का, मतलब यहाँ ये भी एक बुलिश सिग्नल है। मतलब आपको अगर 16 मार्च को यहाँ पे 200 के अराउंड और 22 मार्च को 228, मतलब बीच में 2 दिन की वीकेंड था, तो 4 दिन में आपको 10% मिल रहा है। 4 दिन में 10% इज अ वेरी गुड रिटर्न। और एफडी जो फिक्स डिपॉजिट का साल में 6% 7% से ऊपर नहीं जाता, जो आपको 4 दिन में रिटर्न मिल रहा है, ठीक है ना। सर व्हाट आर योर हिडन क्रॉसओवर, व्हाट आर योर फेवरेट स्टॉक्स। सर मैं आपको एंड में सर अपना एक बोनस शेयर जरूर बताऊंगा सर। वैसे मैंने स्टॉक रिकमेंडेशन के लिए नहीं रखा, मैं आपको सर पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं सर आपको एंड में कोशिश करूंगा कि एक अच्छा स्टॉक बताऊं सर, जो मेरे रडार में काफी टाइम से है, जो टेक्निकली और फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है। तो जैसे इसकी एक ये स्ट्रैटेजी होगी कि 50 और 200 नहीं है कि सिर्फ आईटीसी स्टॉक पे, आप किसी इंडेक्स पे लगा के देख लो। यहाँ क्या हुआ, सेम चीज, निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे आप शॉर्ट करते हैं निफ्टी को, बहुत बढ़िया पैसा बनता है आपका। जैसे कि इसके अराउंड निफ्टी जब 15050 पे थी, ठीक है, 15 मार्च को, अब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स नीचे, मतलब 9 दिन में आपको निफ्टी में 500 पॉइंट्स मिल गए, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर देंगे तो बहुत बड़ी वो है गैप, जो इस ईएमए ने बता दिया। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे पार्शियल क्रॉस ओवर था तो इसको अपन हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी फिर बुलिश सिग्नल मिला हमारा निफ्टी का, तो ये मिला हमें 14907 के 7। फिर यहाँ पे निफ्टी ने अपना हाई बनाया 15326 का, ये भी ऑलमोस्ट 600 to 700 पॉइंट्स है, जो हमें बता सकता है कि क्या की बुलिश पोजीशन है या बेरिश पोजीशन है, ठीक है ना। डिपेंड करते 50 या कोई भी आप स्टॉक दे सकते हैं, जैसे अशोक लेलैंड है, यहाँ पे भी इसने 50 एमए ने नीचे से किया, तो आप कोई भी अपने आप से भी स्टॉक दे सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू, इन्वेस्टिंग.com है, tradingview.com है, बहुत अच्छी साइट्स हैं, दोनों फ्री हैं और बहुत अच्छे मतलब ग्राफिकल्स इनके हैं, सर्विस काफी अच्छी है इनकी। तो जैसे 50 एमए को जैसे नीचे क्रॉस किया तो ऑलमोस्ट 5 मार्च को 129 पे क्रॉस किया, और अब करंटली 113, मतलब 10 से 15% आप शॉर्ट करते तो काफी, शॉर्ट भी ना करते अगर आप सिर्फ बुलिश सिग्नल के वेट करते हैं तो तब भी 10 से 15% आपको एक हफ्ते में मैक्सिमम मिल जाए, तो क्या बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो वैसे आप इसको देखो कि फिक्स डिपॉजिट के रेट 6-7% है, और यहाँ पे आपको मार्केट हफ्ते में 10% दे रही है, तो क्या बुरी बात है, ठीक है ना। तो ऐसे तो जिस मर्जी स्टॉक्स पे लगा लो आप, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसके भी काफी, जैसे यस बैंक जैसे शेयर को भी जब इसने ऐसे कट किया 16.30 पे, अभी करंट का 14 पॉइंट कर रहा है, मतलब यस बैंक का तो ऑलमोस्ट 15 to 16% इसने आपका बचा लिया, ठीक है ना। तो अब इसके भी काफी ज्यादा, एक जरूरी नहीं कि ये 50 और 20 भी होती है, इसके एक और जैसे मैं जाता हूँ निफ्टी पे चार्ट पे, एक मिनट मैं जैसे मैं जाता हूँ निफ्टी के 50 के चार्ट पे, 50 200 ईएमए 921, एक और कॉम्बो भी होता है 92155 का, जैसे 9 एक मिनट बस, 92155, ये 1 आवर में चलता है, बिल्कुल सारी बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है जो हम आपको दे रहे हैं, वो बिल्कुल सारी बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजीज हैं, ठीक है, जो आपको सफर नहीं कर पा रही। 55 925 55 921 5, ठीक है ना। मेरे ब्लू को भी थोड़ा डार्क कर देते हैं। अभी तक आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है। ये ब्लू कर देता हूं, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स ओपन है, किसी को भी, और नहीं है तो नो या यस लिख के कुछ भी जज कर सकते हैं। जज मतलब मैं आगे बढ़ूं, नो अब्राहिम शर्मा ओके, बर
कोई और भी लिख दो नो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या यस कोई डाउट है तो पूछिए। संचित जैन कोई डाउट? मोहित पपेंजा कोई डाउट? परमेश्वर कोई डाउट? ओके संचित नो डाउट। तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब ये निफ्टी 50 का चार्ट है, एक मिनट इसको डिलीट कर दे हम थोड़ा, ये भी डिलीट कर दे। हाँ, तो बेसिकली ये भी निफ्टी 50 का एक चार्ट है। जब भी ये तीनों लाइन अगर जो बड़ी ईएमए वाली लाइन है, ठीक है, वो ऊपर नीचे से, जैसे ये 9 और 21 में तो काफी डिफरेंस नहीं है, तो बिल्कुल एकदम ये साथ साथ लाइन चिपक के रहती है। जब भी कोई बड़ी ईएमए वाली लाइन तीनों इकट्ठे क्रॉस ओवर देंगे तो वो है एक बुलिश सिग्नल। वो क्या है? एक बुलिश सिग्नल। ठीक है, तो जैसे इस एरिया पे, जैसे इस एरिया के अराउंड 3-5 वही लेवल जाएंगे, क्योंकि दोनों स्ट्रेटेजी सेम है, लेकिन इससे एक तरह से डबल कंफर्मेशन मिल जाती है। और ये पता चल जाता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक मतलब मीडियम टर्म 1 to 1.5 ईयर्स, या और लॉन्ग टर्म देखना है तो आपने 50 200 देख लो, या 200 400 देख लो, जितनी आप देख सकते हो। जितना आप ईएमए बढ़ाते जाओगे उतना लॉन्ग टर्म व्यू मिलता जाएगा। ठीक है, जैसे 13,562 का हमें मिला, यहाँ पे निफ्टी ने अपना हाई बनाया 14,757। ठीक है, तो फिर दोबारा यहाँ पे एक कंसोलिडेट पीरियड यहाँ पे चला, फिर यहाँ पे दोबारा बड़ी हमने क्रॉस किया, तीनों ने इकट्ठा क्रॉस किया, तो यहाँ पे एक बुली सिग्नल अच्छा खासा 14,125 पे हाई बनाया 15411 का, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का। ठीक है ना, वो भी सिर्फ 1 फेब से 15 फेब में एक मिनट, फन फ्री स्पेस। ओके, तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स दे दिए 4 दिन वीकेंड, मतलब ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज में उन्होंने मतलब 8 to 900 पॉइंट्स दे दिए, जो काफी बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, वो तो आप अब किसी भी स्टॉक में देख लो, अब आईटीसी में वही देख लेते हैं, क्योंकि काफी बैक टेस्ट स्टॉक थे ये। मैंने मेरे पिछले सेमिनार्स के बने हुए हैं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे आईटीसी में अब क्या हुआ, अब इसमें निफ्टी में बुलिश सिग्नल्स बन रहे थे, अब आईटीसी में अब 50 एमए ऊपर छोटी एमए ने वो नीचे बड़ी एमए को कट किया, तो ये क्या हुआ, एक तरह से हुआ ये बियरिश सिग्नल। जब बड़ी एमए नीचे से ऊपर कट करेगी तो वो है बुलिश सिग्नल, और जब छोटी एमए बड़ी एमए को ऊपर से नीचे कट करेगी तो है बियरिश सिग्नल। इसको कहीं इसमें नोट कर लीजिए, क्योंकि काफी बाद ये याद रहती है चीज, और इसमें मेन चीज होती है टाइम फ्रेम की मेन उसमें दिक्कत रहती है। अब यहाँ पे निफ्टी ने आईटीसी में 225 पे हमें बियरिश सिग्नल दिया, क्योंकि तीनों क्रॉस ओवर हुए, तो यहाँ पे आईटीसी ने अपना लो बनाया 201, जो हमें 50 और 200 ईएमए में बिल्कुल सेम, 50 और 200 ईएमए में हमें बिल्कुल वो लग रहा, सेम लेवल्स थे हमारे बिल्कुल, बस बात बिल्कुल सेम है कि, लेकिन ये बन जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक टाइम फ्रेम में आपको क्लैरिटी नहीं आती, जिससे दूसरे क्लैरिटी में आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक टाइम फ्रेम में क्लैरिटी आ जाती है, एक में क्लैरिटी नहीं आती, तो बेसिकली इस पे डिपेंड करता है ऐसा। ठीक है, तो अब ये तो ऐसे 1000 स्टॉक्स हैं कि आप जिसमें बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये एक रिमूव ड्राइंग्स। ओके, ये हमारा यस बैंक का शेयर है, सॉरी यस बैंक ने भी यहाँ पे ब्रेकआउट, क्या कहते हैं, बड़ी क्या कहते हैं, बड़ी ईएमए ने नीचे ऊपर से काट, यहाँ पे यस बैंक के शेयर में बिल्कुल सेम देखी जा रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसे एरिया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बेसिकली ये सारी टेक्निकल एनालिसिस तो नहीं कर सकते हम, लेकिन ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, बेसिकली ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमें अच्छा, मतलब इसकी एक्यूरेसी काफी 80 to 90% तो है। बाकी आपको प्राइस एक्शन डिफरेंट इंडिकेटर्स से करके आप बैक टेस्ट कर सकते हो, लेकिन ईएमए और आरएसआई है और एलाइट वेव थ्योरी है, इतनी थ्योरीज हैं,
लेकिन हम कॉम्प्लेक्स चीजें जितने मर्जी बता लो उसको कोई फायदा नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्स चीजों को जब तक हम सिंपली अगर इजीली समझाना सके तो उसको तो कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स चीजें जितने मर्जी ना लो उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन काफी इजी चीजों से ज्यादा, जैसे प्राइस स्ट्रेंथ, प्राइस एक्शन, और ईएमआई हो गया, ईएमए हो गया, और आरएसआई हो गया। तो बेसिकली यही सारी चीजें चलती हैं। और मेरे पर्सनल फेवरेट इंडिकेटर्स पूछे तो ईएमए है, ईएमए से काफी शॉर्टी हो जाती है, 50 टू 100 बेस्ट पेयर माना जाता है, ये भी ठीक है, मैं बैक टेस्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इंडिकेटर में भी। और एक आरएसआई इंडिकेटर है, भी कवर तो नहीं किया था, लेकिन मैं हल्का सा आपको एक हिंट दे देता हूँ आरएसआई इंडिकेटर क्या है। आरएसआई इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, वैसे मैं उसको डीप में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम, मैं आपको हल्का सा एक बार दे देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल बेस्ट इंडिकेटर्स यही लगते हैं क्योंकि सारे बैक टेस्टेड इंडिकेटर्स हैं। आरएसआई को हमेशा आता हूँ, रिमूव ड्राइंग्स, आरएसआई को हमेशा वन डे या जिस हिसाब से वही आपकी अगर आप पोजिशनल या एक दो दिन पोजिशनल ट्रेडर है तो 1 से 2 घंटे के लिए ठीक है, अगर 2 से 4 हफ्ते 5 हफ्ते रखना है आपने कोई स्टॉक को पर्टिकुलरली, तो 1 डे के लिए भी ठीक रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। आरएसआई बेसिकली आरएसआई क्या है, आरएसआई है चीज, पहले कोई क्वेश्चन ब्रो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है भाई? संचय काफी बड़ा कंसेप्ट है यार वो, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम में मैं यहाँ तो नहीं बताऊंगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये काफी बड़ी थ्योरी है यार वो, लेकिन मैं यहाँ तो नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले इसमें इस वेबिनार में काफी पहले प्री डिटरमाइंड टॉपिक्स थे, ये तो आरएसआई प्री डिटरमाइंड नहीं था, मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि एक तरह से बैक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे काफी सेमिनार्स में आगे लूंगा तो मैं जरूर इसको कवर करूंगा। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली आरएसआई क्या होता है, आरएसआई 14 मतलब आरएसआई भी एक तरह से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब ये प्राइस की स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, आरएसआई बेसिकली ये 14 डेज की एवरेज है। ठीक है, तो ये 14 से सम ऑफ एवरेज है, जैसे कि ये आईटीसी का स्टॉक है, ये आरएसआई करता है 30 और 70 के बीच में। ठीक है, एक मिनट, ये आरएसआई लास्ट करता है 30 और 70 के बीच में। ठीक है, अब जैसे ही आरएसआई 30 क्या कहते हैं 30 से नीचे जाए तो इसका मतलब वो स्टॉक ओवरसोल्ड है, मतलब काफी ज्यादा सेलर्स हावी हो गए उस पे और वो स्टॉक काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है। हाँ, वैसे ही अगर वो एक इस ऑरेंज रेंज में, एक मिनट इसको बड़ा करके जाता हूँ, अगर इस ऑरेंज रेंज 30-70 के ऊपर जाता है तो वो ओवरबोट है, तो ओवरबोट के लिए उसको सेलिंग प्रेशर झेलना पड़ेगा। तो जैसे ही वो 70, 85, 88 तक जाता है तो वैसे ही मतलब उसको स्टॉक को गिरना पड़ता है। तो जैसे जैसे स्टॉक गिरता है वैसे ही आरएसआई गिरता है, क्योंकि आरएसआई बिल्कुल पैरेलल चलता है स्टॉक्स के जैसे। और वैसे ही अगर जैसे ये 10 तक चला गया मतलब काफी बड़ी आरएसआई की वो है डाउन मूवमेंट है, तो वैसे ही फिर स्टॉक भी उसी हिसाब से गिरता है। जैसे मैं आपको शो करता हूँ, जैसे हाँ, ये 1 डे का चार्ट है, तो इसमें 1 डे की कैंडल्स है। ठीक है, तो ये 12 मार्च को 132 पे था, आरएसआई ने शो किया था, आरएसआई शो कर रहा था कि 10.84 पे, जो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है, कि मतलब स्टॉक काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे 30 से नीचे जाए ना तो एक तरह से होता है बाय सिग्नल। जैसे ये देख सकते हैं ये मैंने सर्कल लगाया है 137 के अराउंड। ठीक है, 13 मार्च को 137 के अराउंड था, और जैसे ये 1 डे का चार्ट है तो उसमें वैसी काफी ज्यादा टाइम लिमिट हो जाएगी। अगर इसको आप 1 आवर कर दोगे तो वो भी ठीक रहेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे 137 से फिर 12 मार्च पे अगर मैं कम टाइम 15 अप्रैल मतलब 1 महीने के अंदर ये 194 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 30% 39 हाँ ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न इसने 1 महीने में दे दिया। 1 महीने में आईटीसी जैसे स्टॉक ने 1 महीने में 30% रिटर्न दे दिया, वो भी आरएसआई करके, तो क्या गलत है? ठीक है ना। तो वैसे ही अगर आप इसको यहाँ पे भी नहीं सेल करते, जब तक इसका आरएसआई यहाँ पे जब तक टॉप पे नहीं जाता, तो तब तक अगर आप वहां तक भी होल्ड करते हैं तो 208 पे एग्जिट करते हैं, वो भी एक तरह से ऑलमोस्ट 40% रिटर्न होगा 1 महीने में, जो कि बहुत बहुत बढ़िया रिटर्न है मेरे मायने में तो 40%। क्योंकि रिटर्न तो कोई भी कमाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी जब तक रिटर्न में नहीं आती तो उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे एक रिसर्च भी थी कि अगर आप 10 लाख रुपीज 25% CAGR से 25 साल के लिए करते हो तो वो सिर्फ 100 करोड़ होते हैं। ठीक है ना,
तो फिर वही है कि इसमें ट्रेडिंग में आपकी प्रॉफिट्स मैटर नहीं करते, इसमें आपकी कंसिस्टेंसी और परसेंटेज ऑफ एक तरह से मैटर करता है। जैसे कुछ लोग टेलीग्राम या यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं कि 2.5 करोड़ प्रॉफिट इन वन डे, तो बेसिकली आप वो देखो कि उनका कैपिटल कितना है, उनके कैपिटल होता है 40 करोड़, जो कि बिल्कुल उनके 4 to 5% ऑफ कैपिटल है, जो हम भी कमा सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। लोग मनी को देख के नहीं, आपने रिटर्न ऑफ कैपिटल ROC देख के ट्रेड करना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं, तो 16 मार्च को दिया, फिर उसके बाद स्टॉक में जैसे ही यहां पे गया अपना स्टॉक, हाँ जैसे ही 70 के ऊपर गया तो ये 70 के ऊपर गया, हाँ ये 218 पे गया, तो अपना RSI भी ऑलमोस्ट 83 के ऊपर गया, जो ओवरबॉट का एरिया है। तो जैसे 213 से जैसे RSI ने सिग्नल दे दिया कि इसको भाई बेच दो या अपना सेल करके माल निकल दो, ठीक है। तो जैसे ही RSI ने सिग्नल दिया तो इसने अपना लो बनाया 198 का, 213 से जो 10% बचा लिया। फिर यहाँ पे इसने भी अपना बॉटम बनाया, लेकिन फिर जब दोबारा ITC ने अपना हाई बनाया 238 पे, तो दोबारा ये 70 के पास पहुंच गया, मतलब कि अपना माल सेल करके निकल लो। तो वैसे ही हुआ 238 से अब इसने अपना लो बनाया 201 का, जो 10-15% है। आप देख सकते हो कि सारे लेवल्स हमेशा, चाहे जो मर्जी इंडिकेटर बना लो, लेवल्स हमेशा सेम निकल रहे हैं। जैसे 70 से फिर सीधा लो बनाया इसने 32 का, तो इसमें लेवल सारे सेम निकल रहे हैं, चाहे जो मर्जी आप इंडिकेटर यूज कर लो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो और आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या मार्केट की कंडीशंस है, ग्लोबल क्यूज क्या है, काफी चीजें डिपेंड करती है किसी स्टॉक को लेने से पहले, ठीक है। तो बेसिकली ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस जो मैं आज की इसी में वीडियो में बताना था। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो चैट बॉक्स ओपन है, आप पूछ सकते हैं।